सभी साथियों को हाथ जोड़ के नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय जवान जय किसान। साथियों, 3 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन मुद्दों पे आपके साथ आज इस फेसबुक लाइव में चर्चा करेंगे। पहला मुद्दा ये है कि संयुक्त किसान मोर्चा की आगे की रणनीति क्या है, उस रणनीति का कितना महत्व है। दूसरा जो मुद्दा होगा वो है जो हमारा हांसी एसपी ऑफिस के बाहर भाई कुलदीप राणा को न्याय दिलवाने के लिए जो धरना चल रहा है, उस धरने से संबंधित कुछ बातें होंगी। और तीसरा, जो हालिया समय में एक बॉलीवुड एक्ट्रेस जिसको अभी पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया, उसने जो बयान दिया है हमारे आज़ादी के आंदोलन के ऊपर, शहीदों की कुर्बानी के ऊपर, उसके विषय में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। और ध्यान रखना चाहिए कि कुछ दिन पहले उसी एक्ट्रेस ने किसान आंदोलन और किसानों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा भद्दी टिप्पणियां करी थी। उस चीज का मतलब पूरे देश को समझना अब चाहिए। साथियों, सबसे पहला मुद्दा है आंदोलन की आगे की रणनीति। आप सबको मालूम होगा कि अभी 2 दिन पहले मोर्चा ने एक मीटिंग में यह फैसला लिया कि 29 तारीख को जब पार्लियामेंट सेशन शुरू होगा, उस दिन 500 किसानों का जत्था, 500 किसान गाजीपुर बॉर्डर से, 500 किसान टिकरी बॉर्डर से पार्लियामेंट की तरफ जाएंगे, अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों में जाएंगे। यानी दिल्ली के 1000 किसान, 500 किसानों का जत्था टिकरी बॉर्डर से, 500 किसानों का जत्था गाजीपुर बॉर्डर से। और ये हम आपको स्पष्ट कर दें, ये 500 किसान जाएंगे तो ये शाम को वापस लौट के नहीं आने वाले हैं। चाहे तो हम पार्लियामेंट में जाके वहां बाहर जाके वहां धरना लगाएंगे, अन्यथा यदि पुलिस कहीं पे रोकेगी तो वहीं रुक जाएंगे, वहां से वापस नहीं आएंगे रात को। चाहे तो पार्लियामेंट पे जाएंगे या फिर अगर पुलिस चाहेगी तो गिरफ्तारी देंगे, गिरफ्तार होंगे, लेकिन वापस शाम को लौट के नहीं आएंगे। अगले दिन नए 500 किसानों का जत्था जाएगा, टिकरी बॉर्डर से, गाजीपुर बॉर्डर से ट्रैक्टर ट्रॉलियों में जाएगा। उससे तीसरे दिन फिर नए 500 किसानों का जत्था दोनों बॉर्डरों से जाएगा। जितने दिन संसद चलेगी, रोजाना कुल मिला के 1000 किसानों का जत्था 500 टिकरी बॉर्डर से और 500 गाजीपुर बॉर्डर से अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों में जाएंगे। यानी यदि पार्लियामेंट का सत्र 15 दिन चलता है तो वहां पे 15,000 आदमी इकट्ठे हो जाएंगे। 20 दिन चलता है, 20,000 आदमी इकट्ठे हो जाएंगे। साथियों, मेरी आप सब किसान भाइयों से एक हाथ जोड़ के विशेष विनती है, जो पूरा उन किसानों का पूरा सारे उनका पहचान करना, सारी चीजें करना, ताकि कोई गलत आदमी ना घुसपैठ कर पाए हमारे अंदर, ये पूरी प्रक्रिया अभी संयुक्त किसान मोर्चा बनाएगा। लेकिन उसके साथ साथ उस प्रक्रिया के अलावा आप तमाम साथियों से भी मेरी हाथ जोड़ के ये विशेष विनती है कि हम सब की जिम्मेदारी है कि हमारा कार्यक्रम पूर्ण तरीके से शांतिपूर्ण अनुशासन में होना चाहिए। कोई भी बाहरी आदमी, कोई भी गलत तरह का एलिमेंट हमारे अंदर इन्फिल्ट्रेट, हमारे अंदर घुसपैठ ना कर पाए। ये किसी एक व्यक्ति की नहीं, ये हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। सामूहिक जिम्मेदारी हम सबको निभानी चाहिए। तो तमाम भाइयों से विनती है कि इस कार्यक्रम को पूरा जोर लगाएं, पूरा दम लगाएं। 26 तारीख को जब हमारे मोर्चा का 1 साल पूरा हो रहा है, तो जो दिल्ली के आसपास के जो राज्य हैं, उन राज्यों को छोड़ के अन्य राज्यों में, राज्यों की राजधानियों में या किसी एक राज्य में 2 जगह 26 तारीख को बड़े बड़े इकट्ठ होंगे, बड़े बड़े कार्यक्रम होंगे, ताकि इस पूरे आंदोलन का देशव्यापी स्वरूप सरकार के और पूरी दुनिया के सामने जा सके। जो ये 5 राज्य हैं दिल्ली के आसपास के, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, यहां से कुछ जगह से जैसा तय किया जाएगा, यात्रा के स्वरूप में हजारों किसानों के जत्थे हैं, वो 26 तारीख को पहुंचेंगे तमाम बॉर्डरों पे और बॉर्डरों को मजबूत करने का काम करेंगे। तो सभी भाइयों से हाथ जोड़ के विशेष विनती है, संयुक्त किसान मोर्चा यानी एसकेएम पे पूरा विश्वास रखिए, इनके निर्णयों पे पूरे तरीके से अमल कीजिए, शांतिपूर्ण तरीके से अमल कीजिए। हमारे ही कुछ साथी जो पहले दिन से जो आंदोलन में बड़ी ईमानदारी से लगे हुए हैं, वो कुछ सवाल पूछते हैं। अक्सर मैं देखता हूं सोशल मीडिया पे बहुत सारे सवाल आते हैं। सवाल पूछना उनका अधिकार है, क्योंकि यदि उन्होंने हमें जिम्मेदारी दे के आगे लगाया है तो उनके सवालों का जवाब देना हमारी जिम्मेदारी बनती है। हम एक एक व्यक्ति के, एक एक भाई के सवाल का जवाब जरूर देंगे, निश्चित तौर पे देंगे। लेकिन सवाल पूछने के भी 2 मकसद होते हैं। एक होता है कि जवाब लेने के लिए, कुछ चीज जानने के लिए सवाल करना। एक दूसरा मकसद होता है सिर्फ सवाल करना। तो यदि कोई भाई जवाब लेने के लिए, यदि कोई भाई कोई चीज जानने के लिए सवाल पूछता है, तो उस सवाल को हम सादर आमंत्रित करते हैं। उस सवाल को जवाब देना हमारी जिम्मेदारी है। और यदि हमारी
मैं ये बात कह रहा हूं, यदि हमारी किसी, मान लीजिए किसी बात में आपको कमी लगती है, तो सुझाव के तौर पे आप अपनी बात एक तरीके से हम तक पहुंचा सकते हैं। आप जो बात कहेंगे, आप जो नौजवान साथी जो बात हम तक पहुंचाएंगे, एक सुझाव के तौर पे, देखिए सिर्फ सवाल पूछना, एक कमी निकाल देना, वो एक विषय है, लेकिन कमी बता के कंस्ट्रक्टिव वे में सुझाव देना, आलोचना के साथ साथ रचनात्मक तौर पे सुझाव देना कि ये नहीं, इस तरीके से हो जाए तो ज्यादा बेहतर हो सकता है, ये एक अच्छे तरीके से, व्यवहारिक तरीके से आप सुझाव देंगे तो निश्चित तौर पे उन सुझावों पे हम भी विचार करेंगे, और विचार करने के बाद जो सुझाव हमें अच्छा लगेगा, एसकेएम के अन्य नेताओं तक भी वो सुझाव आपका पहुंचाया जाएगा। निश्चित तौर पे आपका वो सुझाव पहुंचाएंगे, और ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि कोई अच्छा सुझाव यदि होता है तो निश्चित तौर पे एसकेएम के तमाम नेता खुले मन और बड़े दिल से उस पर चर्चा करते हैं, उस पर चिंतन करते हैं। लेकिन आप एक बात यह भी समझिए कि एसकेएम के लीडरशिप के ऊपर ही यह जिम्मेदारी है कि जो हजारों लाखों लोग आज इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, आंदोलन जीत के वो सुरक्षित अपने घर में जाएं, आंदोलन अपनी झोली में डाल के सुरक्षित तरीके से अपने घरों में जाए, ये भी एसकेएम की लीडरशिप हम सब की जिम्मेदारी है। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। किसी का भाई आंदोलन में बैठा है, किसी की बहन आंदोलन में बैठी है, किसी का बेटा, किसी की बेटी, किसी के मां बाप, तो किसी के चाचा ताऊ आंदोलन में बैठे हैं, और जो उनके परिवार के सदस्य पीछे घरों में बैठे हैं, उनको यह इंतजार है कि कब एसकेएम के नेतृत्व में यह आंदोलन जीता जाएगा, और आंदोलन जीत के कब उनके वीर, कब उनके लाडले, कब उनकी लाडलियां, कब उनके भाई बहन, कब उनके माता पिता आंदोलन जीत के वापस अपने घरों को आएंगे। यानी जो लोग आज मोर्चे पे बैठे हैं, इनके रिश्तेदार, इनका परिवार पीछे इंतजार भी कर रहा है इनका। कुछ साथी अक्सर पूछते हैं कि 1 साल हो गया, 1 साल होने वाला है, आंदोलन की उपलब्धि क्या है, क्या मिला आंदोलन में, ये कुछ लोग सवाल पूछते हैं। मैं 2-3 छोटी छोटी बातें बताता हूं आपको। जब आपका यह आंदोलन शुरू हुआ, उस समय हमारे देश में ऐसी कोई संस्था नहीं बची थी, ऐसा कोई सामाजिक संगठन नहीं बचा था जो मोदी सरकार की गलत नीतियों के सामने खड़ा होकर उनकी आंखों में आंखें डाल के उनकी आलोचना कर सके। लेकिन आज आपके इस 12 महीने के संघर्ष ने हर उस वर्ग को एक हिम्मत दी है, हर उस वर्ग को एक ताकत दी है जिस वर्ग को कुचलने का प्रयास इस सरकार द्वारा किया गया था। आज वो वर्ग भी, आज समाज के वो हिस्से भी, दबे कुचले लोग भी अपनी आवाज डंके की चोट पे उठा रहे हैं, वो अपना सीना चौड़ा करके सवाल पूछ रहे हैं। ये आपके इस आंदोलन की उपलब्धि है। जब आंदोलन शुरू हुआ, प्राइम मिनिस्टर की लोकप्रियता 66%, 66%, और आज 22% थी कुछ महीने पहले, अब वो और भी नीचे जा चुकी होगी। ये आपके आंदोलन की ताकत है, ये आपके आंदोलन की उपलब्धि है। इस उपलब्धि को आप कम मत मानिए, इस उपलब्धि को आप छोटा मत मानिए। यदि बात करें हरियाणा की, तो हमारी मातृशक्ति जो पहले सिर्फ घरों तक सीमित थी, जो घरों के काम तक ही सीमित थी, आज हरियाणा के कुछ जिलों में तो महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से ज्यादा है। ये जो महिलाएं हमारी बोलना सीखी हैं, ये इस आंदोलन की उपलब्धि है। आज जो हमारी महिलाएं नेतृत्व करना सीखी हैं, ये इस आंदोलन की उपलब्धि है। पहले हम अपने समाज के 50% हिस्से को आंदोलन से पहले ही पीछे छोड़ देते थे, महिला शक्ति को, लेकिन अब की बार वो 50% हिस्सा, वो महिला शक्ति आंदोलन में हमारे से कंधा मिला के हमारे साथ नहीं, हमसे आगे चल रही है एक कदम। ये इस आंदोलन की अचीवमेंट है। इस आंदोलन से पहले क्या होता था, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति अपना प्रोग्राम करता था तो एक आम आदमी ये सोचता था कि किसी तरीके से उस राजनेता के साथ फोटो खिंच जाए। तो कई लोग क्या करते थे, स्टेज के पास जाते थे, किसी को दूसरे को फोन देके, और किसी पॉलिटिकल व्यक्ति से पूछते थे कि चाय लोगे, पानी लोगे, दूध लोगे। इतने में वो आदमी फोटो खींचता था, और वो भाई शाम को फोटो डालता था कि फलाने फलाने आदमी से, फलाने फलाने पॉलिटिशियन या मंत्री से चर्चा करते हुए। आंदोलन शुरू होने से पहले यह स्थिति थी। और आज क्या स्थिति है, अगर बात हम सिर्फ हरियाणा की करें, पंजाब की करें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की करें, तमाम राजनेताओं ने कोशिश की कि किसान आंदोलन के मंचों पर उनको 2 मिनट के लिए माइक और मंच मिल जाए, लेकिन किसान आंदोलन वालों ने साफ मना कर दिया। वो राजनेता, वो पूर्व मुख्यमंत्री हाथ जोड़ के भी उन्होंने विनती करी कि 2 मिनट के लिए माइक मंच मिल जाए, लेकिन किसान समाज ने साफ मना कर दिया कि यह गैर राजनीतिक मंच है, यह गैर राजनीतिक माइक है, राजनीतिक लोगों को पास नहीं आने देंगे। यह इस आंदोलन की उपलब्धि है। पूरे सिनारियो को 180 डिग्री बदल दिया। यह आप लोगों की अचीवमेंट है, यह आप लोगों की ताकत है। आज किसी प्रोग्राम में चला जाइए, आप सामाजिक प्रोग्राम में, किसी ब्याह शादी में चले जाइए,
कोई भी एक किसान प्रतिनिधि जिसने इस आंदोलन में मेहनत करी है, जब वो वहां पे जाता है ना, तो समाज सारा साथ खड़ा होता है। और कोई पॉलिटिशियन जाता है तो आज के दिन राजनेताओं को कोई पूछता नहीं है वहां पे। ये जो पूरा सिनारियो चेंज कराया, ये इस आंदोलन की उपलब्धि है। तो आप इस आंदोलन की उपलब्धियों को कम बिल्कुल भी मत आंकिए, कम बिल्कुल भी मत मानिए। दूसरी बात साथियों, अभी हांसी में धरना चल रहा है एसपी ऑफिस के बाहर। वहां पे प्रशासन से बातचीत भी हुई थी, लेकिन कोई बात नहीं बनी। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि भाई जो कंप्लेंट हमने दी है, उस कंप्लेंट के आधार पर आप एफआईआर दर्ज कीजिए बीजेपी के लोगों के खिलाफ, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन कीजिए। प्रशासन कह रहा है कि पहले इन्वेस्टिगेशन होगी फिर एफआईआर होगी। अरे भाई, ये कौन सा कानून आ गया देश में, ये कौन सा संविधान आ गया देश में कि पहले आप इन्वेस्टिगेशन करोगे फिर एफआईआर करोगे? मान लो किसी दो गुटों में कोई कहासुनी हो जाती है, एक गुट कोई कंप्लेंट लेके जाता है, तो उस कंप्लेंट के आधार पर आप एफआईआर दर्ज करते हैं या नहीं करते? और एफआईआर दर्ज करने के बाद इन्वेस्टिगेशन होती है। तो अब हमारी एफआईआर दर्ज कीजिए, इन्वेस्टिगेशन कीजिए, उसके बाद सबको सच पता लग जाएगा इन्वेस्टिगेशन में। लेकिन यहां पे एक बीजेपी सांसद और उनके लोगों के लिए देश में अलग कानून, अलग सिस्टम, अलग व्यवस्था बनाई जा रही है। यानी क्या ये राजनीतिक लोग, सवाल उठता है कि क्या ये राजनीतिक लोग कानून संविधान से ऊपर हो गए? ये चीज समझनी चाहिए। और साथियों, कुछ वहां पे जो हमारा भाई कुलदीप राणा, अभी परसों रात को हम हॉस्पिटल में भाई से वहां पे, उनको तो होश नहीं है, तो उनके परिवार के साथी थे, तो हम वहां पे मिलके आए थे। हमारे साथ में किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल जी भी थे और भी कई साथी थे। लोकल पूरी कमेटी थी वहां की, हर्षदीप भाई थे जो आंदोलन में बहुत सक्रिय हैं, जगबीर थे और भी तमाम साथी थे। तो वहां पे उनका देखा, डॉक्टरों से बात करी तो बताया कि उनकी हालत अब पहले के मुकाबले बेहतर है, सुधार है 20-25% का। अब कुछ साथी ये सवाल पूछते हैं, अक्सर सोशल मीडिया पे चलता है कि भाई एसकेएम कुलदीप राणा भाई का इलाज कोई अच्छे हॉस्पिटल में, मेदांता में या कहीं और एम्स में क्यों नहीं करवाता? ये सवाल पूछते हैं लोग, सोशल मीडिया पे ये बात चलती है। मैं उन तमाम साथियों को ये बताना चाहता हूं साथियों, जो जिंदल हॉस्पिटल है, ये इस क्षेत्र का एक बहुत एडवांस हॉस्पिटल है। हमने डॉक्टरों से, तमाम डॉक्टरों से बात भी करी वहां के लोगों ने कि भाई यदि आप कहेंगे कि एम्स में या मेदांता में इनको बेटर ट्रीटमेंट मिल सकती है तो हम वहां ले जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन वहां के डॉक्टरों ने बताया कि जो उनकी 3-4 दिन पहले कंडीशन थी, वो ये कंडीशन नहीं थी कि उनको एम्बुलेंस में लेके सैकड़ों किलोमीटर दूर तक जाया जाए। उनकी ये स्थिति नहीं थी। और आगे वहां पे वो उतनी अच्छी ट्रीटमेंट और पूरा वेंटिलेटर मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी कोई पक्की बात नहीं थी। जो वहां के डॉक्टर हैं, तमाम लोगों से सुझाव लिए, तमाम लोगों से चर्चा करी, उनके परिवार के सब लोगों से बात करी वहां की कमेटी ने, और उसके बाद ये तय किया सबने, सब एक्सपर्ट की सलाह लेने के बाद, कि यहां जिंदल हॉस्पिटल में इनको बेस्ट इलाज मिल रहा है। और आगे यदि हमारा भाई एक बार थोड़ा ठीक हो जाए, चलने फिरने लग जाए, उसके बाद कोई रिकवरी के लिए यदि कोई डॉक्टर सलाह देगा, सुझाव देगा कि इनको उस हॉस्पिटल में ले जाइए, तो वहां भी उनको लेके जाएंगे। तो जो साथी अभी ग्राउंड पे है, जो वहां की कमेटी है, वो सारी चीजें कर रही है। आप उस कमेटी पे विश्वास रखिए। यदि आपका कोई सवाल है तो वहां की कमेटी के लोगों से पूछिए। यदि आप उनकी कमेटी के लोगों से फोन करके सवाल पूछेंगे तो आपको जवाब मिलेगा। यदि आप सिर्फ फेसबुक पे डाल देंगे तो उसे सिर्फ सवाल खड़ा होगा, जवाब नहीं मिलेगा। यह भी हमें समझना चाहिए। इस बात को हमें, जब हम समझेंगे तभी बात बनेगी। दूसरी बात, कुछ साथियों ने कहा कि भाई हमने देखा सोशल मीडिया पे कि कुछ पेटीएम नंबर दिए गए हैं, उन पे विश्वास ना करें, ऐसी बातें कुछ लोगों ने लिखी। मैं आपको बता दूं, जब हांसी में एसपी ऑफिस का घेराव हुआ था तो उस दिन एक नंबर दिया गया था। पूरी जो वहां कमेटी बैठी थी, तमाम हजारों की संख्या में किसान बैठे थे। एक साथी जो 11-12 महीने से आंदोलन में है, जो कुलदीप का बहुत अच्छा दोस्त है, उसका एक पेटीएम नंबर दिया गया था। यदि कोई और भी पेटीएम नंबर सर्कुलेट हो रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत है। एक पेटीएम नंबर जारी किया गया था। वो नंबर जारी करने से पहले तमाम लोगों ने, वहां की कमेटी ने उसका अकाउंट चेक किया था, इसमें कितने पैसे हैं, और फिर यह भी तय किया था कि अब इसमें आगे जो भी पैसा आएगा वो सारे का सारा कुलदीप के इलाज के लिए खर्च होगा, वो सारे का सारा उसके परिवार को जाएगा। तो उसको स्पष्ट किया था उस साथी को कि भाई तुम्हारा कोई निजी पैसा इस अकाउंट में नहीं आना चाहिए, कभी तुम बाद में कहो। तो उसने कहा कि इसमें कोई पैसा नहीं आएगा। और वहां के जो जिम्मेदार साथी हैं, जो मैयर टोल की जिम्मेदार कमेटी है, वो एक एक पैसे का उसके पास हिसाब है पूरा।
वो बहुत जिम्मेदार आदमी है। जो वहां के उस टोल कमेटी के इंचार्ज हैं वो रिटायर्ड फौजी हैं। वो जो मांगे राम मलिक जी हुए, जिन्होंने भारतीय किसान यूनियन को शुरू करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी 1970 के दशक में, वो उनके बेटे हैं। बड़ी जिम्मेदारी से, बड़ी ईमानदारी से वो टोल चला रहे हैं। वो सारी चीजें एक एक चीजें नोट करते हैं। तो बहुत जिम्मेदार और बहुत विश्वसनीय लोगों के हाथ में पूरा मामला है। आप घबराइए मत किसी भी चीज को लेके, आप किसी भी चीज को लेके चिंतित मत होइए। सवाल होते हैं, फोन उठाइए, सवाल पूछिए। अब आप जवाब लेना आपका अधिकार है। और अंतिम बात साथियों, कल परसों जो अभी ये अवार्ड मिलने के बाद एक एक्ट्रेस कंगना रनौत ने जो बोला कि भाई 1947 में तो आजादी जो थी वो भीख में मिली थी, असली आजादी तो 2014 में मिली। ये बातें कह के उस एक्ट्रेस ने हमारे आजादी के आंदोलन में शहीद हुए लाखों, 6 लाख से अधिक शूरवीरों और वीरांगनाओं का अपमान किया है। यह बात कह के उसने महात्मा गांधी से लेके सुभाष चंद्र बोस से लेके लाला लाजपत राय, सरदार पटेल, पंडित नेहरू, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाकुल्ला खान, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, तमाम इन लोगों का अपमान करने का काम उस महिला ने, उस एक्ट्रेस ने किया है। और हम बहुत पहले यह बात कह रहे थे। आज से कुछ समय पहले जब आंदोलन शुरू हुआ था, लगभग 1 साल पहले, तो इसी एक्ट्रेस ने, इन्हीं तरह के कुछ लोगों ने भाजपा की चाटुकारिता, उनके तलवे चाटने के चक्कर में इस देश के अन्नदाता को आतंकवादी, खालिस्तानी, माओवादी बताया था। तरह तरह के भद्दे आरोप लगाए थे किसान समाज पे, किसान आंदोलन के ऊपर। और तब हमने कहा था, ये विनती की थी सब लोगों से कि आप सब एकजुट होइए, आप सब खड़े होइए और ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम कीजिए। यदि आज आप चुप रहोगे तो कल आपका भी नंबर आएगा। जिस तरीके से पहले किसान आंदोलन को बदनाम करने का प्रयास इन सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज, मैं इनको सेलिब्रिटीज नहीं कहता, ये चाटुकार हैं, ये सत्ता पक्ष के तलवे चाटते हैं, इन लोगों ने जैसे किसान आंदोलन को बदनाम करने का प्रयास किया, आज आजादी के आंदोलन को यह बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। कल को ये हर उस व्यक्ति को टारगेट करेंगे जो व्यक्ति न्याय के लिए खड़ा होगा, जो व्यक्ति ईमानदारी के लिए, जो व्यक्ति हक और अधिकार के लिए खड़ा होगा। यदि कल को एक आम आदमी जिसके पास रोजगार नहीं होगा, यदि वो अपने रोजगार के लिए सवाल पूछेगा, तो ये क्या कहेंगे? ये सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज, ये चाटुकार उसको आतंकवादी बता देंगे, उसको खालिस्तानी बता देंगे, उसको उग्रवादी बता देंगे। इस तरीके से मतलब इनका एजेंडा क्या है? इनका एजेंडा है कि बीजेपी आरएसएस की आईटी सेल की हां में हां मिलाना। इसके अलावा इनका कोई काम नहीं है। ना ये सेलिब्रिटी कहलाने लायक हैं, ना ये एक्टर एक्ट्रेस कहलाने लायक हैं, ये कुछ कहलाने लायक नहीं है। ये हैं तो सिर्फ चाटुकार हैं, ये तलवे चाटते हैं बीजेपी आरएसएस वालों के, और कुछ नहीं करते। और ये एक्ट्रेस ये बात जान ले कि भीख में तो सिर्फ अवार्ड मिल सकता है। जो ये अवार्ड मिले हैं ना, ये भीख में मिल सकते हैं। आजादी की लड़ाई भीख में नहीं जीती जाती, आजादी भीख में नहीं मिलती। आजादी के लिए 6 लाख से अधिक नौजवानों ने, नवयुवतियों ने, बुजुर्गों ने, किसानों ने, मजदूरों ने अपनी कुर्बानियां दी थी। शायद ये भूल गए, इन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा। इन बीजेपी आरएसएस वालों का खुद का कुछ इतिहास है नहीं, तो इसलिए ये समझते हैं कि दूसरों का भी नहीं होगा। इनको मालूम होना चाहिए कि किसान मजदूरों को, हजारों लाखों की संख्या में किसान मजदूरों को अंग्रेजों ने गांव के बाहर पेड़ों पे फांसी पे लटका दिया था। 1-1 महीने तक उनकी लाश नहीं उतरने दी थी। लोगों में भय पैदा करने के लिए, उनमें खौफ पैदा करने के लिए अंग्रेजों ने इतने क्रूर नरसंहार किए थे। जलियांवाला बाग कांड ये अंग्रेजों ने किया था ताकि भारत को आजादी ना मिल सके। और उसको ये कहते हैं कि वो आजादी नहीं थी, वो तो भीख में कुछ चीज मिली थी। ये कहते हैं कि 2014 में देश को असली आजादी मिली। क्या मिला? 2014 के बाद किसानों की आत्महत्या बढ़ गई। 2014 के बाद देश में बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ गई। 2014 के बाद देश की आर्थिक व्यवस्था ठप हो गई। 2014 के बाद देश में हिंदू मुसलमान के नाम पे, जातिवाद के नाम पे लोगों को बांट दिया गया। तो क्या यह है? शहीदों ने जो कुर्बानी दी थी वो ऐसा मुल्क बनाने के लिए दी थी जहां पे किसान को उसका अधिकार हो, जहां नौजवान को उसका अधिकार हो, जो सब लोग मिलजुल के रहें, समाज को और भारत को मजबूत बनाने की तरफ काम करें। तो मेरा सब साथियों से हाथ जोड़े के अंत में यही निवेदन है कि आवाज उठाइए। आज आपको परमात्मा ने बुद्धि दी है, सोचने की क्षमता दी है, तर्क वितर्क करने की क्षमता दी है। आप सवाल उठाना शुरू कीजिए। इस तरह के लोग
जो बेवजह की टिप्पणियां करते हैं उनको जवाब देना शुरू कीजिए, नहीं तो कल हर उस व्यक्ति को कुचलने का प्रयास किया जाएगा, हर उस व्यक्ति की आवाज को दबाने का प्रयास किया जाएगा जो आवाज हक के लिए उठेगी। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़ के मेरा यही निवेदन है, एसकेएम पे विश्वास रखिए भाइयों। कुछ साथी हमारे ही साथी हैं, वे आंदोलन में वो भी जुड़े हुए हैं, मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं, जोश ज्यादा है उनमें, तो कई बार ज्यादा जोश में उतावले हो गए कह देते हैं कि जल्द से जल्द कुछ कर दीजिए, सब कुछ होगा। वो अपने हरियाणा में कहावत है ना कि ज्यादा गर्म खाने का प्रयास करेंगे ना तो जीभ भी जल जाएगी, टेस्ट भी नहीं आओगा, खाने का मजा भी नहीं रहेगा। इसीलिए बढ़िया बात, सुथरी बात यह है कि आपका कोई सुझाव है, आप सुझाव हम तक पहुंचाइए, आपके सुझाव पर विचार करेंगे, जो सुझाव बढ़िया होगा उसको एसकेएम की मीटिंग में रखेंगे भी, और सब लोग खुले मन बड़े दिल से विचार भी करेंगे। लेकिन मेरे साथियों, ये विनती है, ये आपका अपना मोर्चा है, ये कोई हमारा कोई 40 लोगों का या 400 लोगों का मोर्चा नहीं है, या कोई 9 लोगों का मोर्चा नहीं है, ये भारत के 80 करोड़ किसानों का मोर्चा है। आपकी ताकत से, आपके सहयोग से ये मोर्चा चल रहा है, तो आपकी भावना के अनुसार ही चीजें करी जाएंगी। लेकिन लीडरशिप की जिम्मेदारी भी है कि मोर्चा भी जीतें और अपने लोगों को सुरक्षित भी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।